प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के 4 कॉन्सेप्ट समझे। ईगो स्टेट्स, ट्रांजैक्शंस, लाइव पोजीशंस एंड स्टॉक्स। आज हम जानेंगे गेम्स और स्क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में। खेल जो किसी समूह के अंतर्गत उस समूह के सदस्यों द्वारा खेले जाते हैं। जब किसी समूह के सदस्य उसी समूह के अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए टांग खिंचाई करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जब कपटपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उनको गेम्स कहा गया है। ऐसे बहुत से गेम्स प्ले होते हैं अनेक संगठनों में, चाहे वो राजनीतिक संगठन हों, गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या फैक्ट्रीज़, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इवन जो फैमिलीज़ हैं उनमें भी कई बार अगर आपस में ईर्ष्या हो जाती है या कोई इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जब बंटवारा होना होता है विशेषकर, तो तब एक दूसरे को नीचा दिखाने के बहुत प्रयास किए जाते हैं, टांग खिंचाई की जाती हैं। पंचायतें होती हैं जिनमें हर पक्ष अपने आप को सही और सच्चा साबित करने के लिए बहुत से प्रयास करता है। तो इस तरह जब किसी भी समूह में सदस्य अपने ही समूह के सदस्यों के साथ चालाकी करते हैं या पॉलिटिक्स खेलते हैं या लेग पुलिंग करते हैं तो इनको गेम्स कहा गया है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट, सी व्हाट यू मेड मी डू। तेरी वजह से मैं ये क्या कर बैठा। ये एक ऐसा गेम है जो बहुत से समूहों में कुछ धूर्त या चालाक लोग अपनी किसी कमी को, अपनी किसी कमजोरी को या उसके द्वारा की गई गलती को दूसरे के ऊपर मढ़ने का प्रयास करते हैं। एक कहावत है, जैसे दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ना, यानी तेरी वजह से ये हुआ, तूने ये मेरे से क्या करवा दिया। तो इस प्रकार का गेम खेला जाता है समूह के सदस्यों के बीच। सेकंड, नाउ आई हैव गोट। अब मुझे पता चला, अब मैं तेरे को देखूंगा। ये बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो अपने सबॉर्डिनेट्स की अच्छी कार्यशैली से या अच्छे रुतबे से या उसकी इज्जत होती देख के जड़ते भुनते रहते हैं और तब अंदर ही अंदर प्लानिंग करते हैं कि तेरे को तो मैं देखूंगा। तो इस प्रकार के बहुत से जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ इस प्रकार की प्लानिंग की जाती हैं जो उनको किसी न किसी तरह परेशान करने, नीचा दिखाने से संबंधित होती हैं। तीसरा बताया है, वाई डोंट यू येट बट, कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जब एक कर्मचारी अपनी कोई प्रॉब्लम दूसरे के समक्ष रखता है, उससे उसका सल्यूशन पूछता है, दूसरा कर्मचारी उसका अगर सही सल्यूशन बता भी देता है तो पहले वाला येट और बट में उसको उलझा देता है और
उसके सही जवाब को भी नकारने का प्रयास करता है। वाई डोंट यू, तुम ऐसा क्यों नहीं, पर उसके बाद येट एंड बट, परंतु, फिर भी, मतलब शब्दों के जाल में उलझाने का जब प्रयास करता है तो ये अपने दूसरे सक्षम साथी को नीचा दिखाने का एक प्रयास कह सकते हैं। तो इस प्रकार के गेम भी समूह के सदस्यों द्वारा अपने सफल और सक्षम जो साथी होते हैं उनके प्रति खेला जाता है। लेट्स यू एंड हिम फाइट, ये तो हम अक्सर देखते हैं जब कुछ धूर्त और चालाक लोग दूसरे दो के बीच लड़ाई का कारण बन जाते हैं और उनके कान भरते हैं और अंदर ही अंदर अपने मन में प्लानिंग करते रहते हैं कि इन दोनों को किस तरह से लड़ाया जाए। वो जो दिखावा है वो ऐसा करते हैं कि मैं तो आपकी दोस्ती करवाने के लिए सब कर रहा हूँ, लेकिन वो एक दूसरे के कान भरते रहते हैं और आपस में लड़ाने का गेम खेलते रहते हैं और उनके अंदर एक ही बात चलती है, लेट्स यू एंड हिम फाइट, कि तू और वो आपस में लड़ो। किंग्स ऑफ द हिल, पहाड़ों का राजा, जिसके अंतर्गत कोई प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट्स को आपस में कंपटीशन करने के लिए मोटिवेट करते हैं और कोई अच्छे पद के लिए कोई अगर योग्य सबॉर्डिनेट है तो उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का वो प्रयास करते हैं। मतलब स्वयं को जैसे पहाड़ों का राजा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और अपने सबॉर्डिनेट को अपने पद की वजह से अक्सर नीचा दिखाते हैं। ब्लेमिश, जिसका अर्थ होता है दाग या धब्बा कोई। ये गेम कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों की कमियां निकाल करके खेलता है। लगातार वो नेचर होती है कई ऐसे ऑफिसर्स की कि वो अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट कम करेंगे और अच्छा काम भी कोई कर रहा है तो भी उनका ध्यान एक ही बात पे रहता है कि इसने कहाँ क्या कमी की है, कहाँ गलती की है। तो इस प्रकार जब अपने सबॉर्डिनेट्स की जो अचीवमेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान ना दे करके, उनको अप्रिशिएट ना करके, छोटी छोटी सी कमियां और गलतियां पकड़ते रहना और डांटते रहना, इस प्रकार का जब व्यवहार किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ जैसे कोई सफ़ेद कपड़ा किसी ने डाल रखा है और उसकी सफ़ेदी की तरफ ध्यान ना दे करके उस पर कोई दाग लगा है छोटा, सिर्फ उसी को देखना, यानी अच्छाइयों को ना देख करके सिर्फ कमियों को देखना, तो इसको ब्लेमिश नाम दिया गया है। स्किलैमियल शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अभाग्यशाली सिद्ध होता हो, मतलब सदा जो अनलक्की रहने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, स्किलैमियल। तो ये नाम इस गेम को इसलिए दिया गया है क्योंकि एक समूह का एक व्यक्ति दूसरे को जानबूझ के नुकसान पहुंचाता है और उसके नुकसान को देख के खुश होता है। अगर दूसरा उसकी शिकायत करता है तो वो दिखावे के रूप में माफ़ी मांग लेता है और ख़ुद को बचा लेता है। तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जब गेम खेलता है तो वो दूसरों को हमेशा परेशान करता है, उनके लिए सिरदर्द बनता है और एक बहुत ही क्रूर सा व्यवहार, अनचाहा सा व्यवहार अपने दूसरे साथियों के साथ वो करता रहता है। पुअर मी, मैं बेचारा,
ये नाम दिया गया है इस गेम को। जब कोई वर्कर, कोई कर्मचारी अपने बॉस के समक्ष जब भी जाता है तो ऐसा शो करता है कि मेरे बस का कुछ नहीं, मैं बेबस हूँ। मतलब वो काम ना करने के लिए अपनी बेबसी का बहाना बनाता है कि मेरे बस का तो है ही नहीं जी, मैं तो कर ही नहीं पाता, मेरे से नहीं हो पाता। मतलब पुअर मी, भी मैं तो बेचारा हूँ, मेरा कोई चारा नहीं चलता, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा नाटक कोई करता है तो इस गेम को नाम दिया गया है पुअर मी। हीरो, ये प्रबंधकों द्वारा खेला जाता है गेम। कोई प्रबंधक जब अपने सबॉर्डिनेट्स को नीचा दिखाने के लिए कोई प्लानिंग करता रहता है और इस प्रकार के हालात पैदा कर देता है कि सबॉर्डिनेट्स ठीक से काम ना कर पाएँ, वो अपने काम में असफल हो जाएं, तो वो खुद को हीरो साबित करने के लिए सबॉर्डिनेट्स की असफलता का सहारा लेता है, उनको जानबूझ के सफल ना होने देने के लिए प्लानिंग करता है। तो इस प्रकार के गेम जो नकारा प्रबंधक होते हैं, निकम्मे प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा ऐसे सबॉर्डिनेट्स के साथ खेला जाता है जो अपने काम की वजह से बहुत इज्जत पा रहे होते हैं। और लास्ट होता है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूशन मुकदमे को कहा जाता है। प्रोसिक्यूटर एक ऐसा गेम जिसमें कोई प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट्स को असफल होना देखना चाहता है। सबॉर्डिनेट्स को पता होता है कि अधिकारी कोई गलती कर रहा है, लेकिन वो उसे बताते नहीं, और जब वास्तव में गलती हो जाती है तो वो अपने अधिकारी की जो फेल्योर है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार सबॉर्डिनेट्स द्वारा अपने अधिकारी की विफलता पे हंसने से संबंधित जो गेम सबॉर्डिनेट्स द्वारा खेला जाता है, इसको नाम दिया है प्रोसिक्यूटर। तो इस प्रकार के ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसे अनेक गेम संस्था में बहुत से लोगों द्वारा, सबॉर्डिनेट्स द्वारा भी और प्रबंधकों द्वारा भी एक दूसरे के खिलाफ खेले जाते रहते हैं, जिनमें कोई एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लेग पुलिंग करता है, पॉलिटिक्स खेलता है, प्लानिंग करता रहता है। हमेशा नेगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति ये गेम खेलता है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो जब हम लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं तो हमें तब एक समूह के लोगों के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इनमें गेम प्ले करने वाले लोग हैं या नहीं, अगर हैं तो किस तरह के गेम प्ले करते हैं। और लास्ट है स्क्रिप्ट एनालिसिस, रचना विश्लेषण। कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसका लक्ष्य है, उसकी मंजिल क्या है, ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा ऐसा खोजा गया, ऐसा कहा गया कि बाल्यकाल में ही ये सब तय हो जाता है। 7 वर्ष की आयु तक बच्चा मन ही मन तय कर लेता है कि मैंने क्या करना है, क्या बनना है, इन योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। और जो इमेज एक लक्ष्य की उसके दिमाग में बन जाती है, वो उसको पूरा करने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए जीवन भर लगातार प्रयास करता रहता है। तो इस प्रकार की
जीवन में किसी मंजिल को पाने की या किसी लक्ष्य को हासिल करने की जो एक इमेज बनती है, जो एक निर्णय बाल्यावस्था में लिया जाता है, उसको स्क्रिप्ट कहा गया है, रचना। कि एक स्क्रिप्ट आदमी के दिमाग में बचपन में ही लिखी जाती है, डेवलप हो जाती है, और उसी स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस मंजिल को हासिल करने के लिए फिर जीवन भर वो संघर्षरत रहता है, लगा रहता है। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस के अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों की जीवन योजनाओं को जानने की कोशिश करता है कि इनके माइंड में किस तरह की स्क्रिप्ट हैं, ये क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से इनको मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे अनुकूल परिस्थितियां पैदा करके इनके जहन में, इनके दिमाग में जो लक्ष्य सेट है उस तक इनको पहुंचने में इनकी मदद की जा सकती है। तो इस प्रकार से स्क्रिप्ट एनालिसिस यानी रचना विश्लेषण अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के माइंड को पढ़ने की एक कला है। और लास्ट में बताई हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्रिप्ट एनालिसिस। Importance of transactional analysis। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस व्यवहारात्मक विश्लेषण के महत्व क्या हैं? तो कुछ एक लाभ या महत्व हम कह सकते हैं व्यवहारात्मक विश्लेषण के, कि मानव व्यवहार का विश्लेषण करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे। फर्स्ट, डेवलपिंग सूटेबल मैनेजरियल स्टाइल। प्रबंधक लोगों से काम लेने के लिए 3 में से किसी एक तरह की प्रबंधकीय शैली अपनाते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल और लेसेज फेयर स्टाइल। ऑटोक्रेटिक स्टाइल तानाशाही, यानी उसमें सिर्फ प्रबंधकों के आदेश चलते हैं, सबॉर्डिनेट्स की सलाह नहीं ली जाती। डेमोक्रेटिक स्टाइल में सबकी सलाह ली जाती है और जो अच्छी एडवाइस देता है उनको माना जाता है। और लेसेज फेयर मैनेजरियल स्टाइल, उसमें प्रबंधक कोई इंटरफेयर नहीं करता किसी तरह का और सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देता है। तो किसी समूह से काम लेने के लिए कौन सा स्टाइल बेस्ट है, यह तय करने के लिए एक प्रबंधक को अपने सभी सबॉर्डिनेट्स की ईगो स्टेट, लाइव पोजीशंस, या जो ऑफिस में पॉलिटिक्स खेली जाती हैं, गेम्स खेली जाती हैं, उन सब की जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद ही वो तय कर सकता है कि वो प्रबंध का कौन सा स्टाइल अपनाए जो कि लोगों से प्रभावी तरीके से काम लेने में उसकी मदद कर सके। सेकंड, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। एक समूह में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड अपने काम के प्रति या बॉस के प्रति नेगेटिव होता है, और जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता वो ठीक काम नहीं कर पाते, वो अपने बॉस से अच्छे इक्वेशन कभी नहीं बना पाते। तो इसलिए एक प्रबंधक को लोगों के एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बहुत मददगार सिद्ध होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, इसका जब वो सही से विश्लेषण कर लेता है, जानकारी ले लेता है, जब उसको पता चल जाता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स कौन कौन ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड दूसरे लोगों के प्रति, उनके काम के प्रति, इंस्टीट्यूशन या बॉस के प्रति नेगेटिव है, तो वो उनके व्यवहार को किस तरह से
पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए, यह आकलन कर पाता है। जिन लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव होता है उनकी पहचान उनके व्यवहार से ही हो पाती है। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते, हर किसी पे डाउट करते हैं, दिल से काम नहीं करते और रूखापन उनकी भाषा में साफ झलकता है। तो ऐसे लोग नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं। और दूसरी ओर जो लोग बहुत हिम्मत से काम करते हैं, बहुत संतुष्ट दिखते हैं, दूसरों को कोऑपरेट करते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर किसी के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन बना के रखते हैं, अपने बॉस की बहुत इज्जत करते हैं, तो ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों को पॉजिटिव बनाने में मददगार सिद्ध होता है। थर्ड, डेवलपिंग हार्मोनियस रिलेशंस। एक समूह में सभी लोगों के आपसी अच्छे संबंध तभी बन सकते हैं जब उस समूह का लीडर अपने समूह के सभी सदस्यों के व्यवहार से वाकिफ़ हो, पता हो कि किस किस तरह का व्यवहार लोग आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके जिनकी जो ईगो स्टेट्स हैं वो फेवरेबल नहीं हैं, जिनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ मित्रतापूर्ण नहीं है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने और अनुशासित करने का प्रबंधक द्वारा प्रयास किया जाता है। तो इसलिए व्यवहार को नियंत्रित करना तभी संभव है जब उसकी जानकारी प्रबंधक को हो, और हर किसी के व्यवहार की जानकारी व्यवहारात्मक विश्लेषण के माध्यम से ही प्रबंधक को होती है। तो इसलिए लोगों के बीच आपसी भाईचारा, प्यार और अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने के लिए भी व्यवहारात्मक विश्लेषण बहुत कारगर सिद्ध होता है। एंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एक संस्था, एक संगठन, एक समूह के आपसी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए उस समूह के सभी लोगों की ईगो स्टेट्स को समझना ज़रूरी है, और ईगो स्टेट्स को समझने के लिए व्यवहारात्मक विश्लेषण आवश्यक है। तो इसलिए संगठन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तालमेल बनाए रखने के लिए, संगठन में प्रभावी तरीके से एक दूसरे के साथ समन्वय विकसित करने के लिए व्यवहारात्मक विश्लेषण बहुत मददगार सिद्ध होता है। डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल। स्किल गुण को कहा जाता है। एक प्रबंधक के अंदर ये सबसे बड़ा गुण माना जाता है जिसके तहत प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अंदर आत्मबल पैदा करता है, आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा करता है, और पूरी समूह के बहुत अच्छे संबंधों को निर्मित करने का लगातार प्रयास करता है। इसलिए एक प्रबंधकीय गुण भी कहा जा सकता है व्यवहारात्मक विश्लेषण को, क्योंकि जो प्रबंधक अपने अधीन काम कर रहे लोगों के व्यवहार को समझने में माहिर होगा, उसको बहुत अच्छा प्रबंधक सिद्ध होने में कोई कठिनाई कभी नहीं आएगी। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए पॉजिटिव स्टॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स, स्टॉक्स या लाइफ प्लानिंग, उनकी मदद से
एक प्रबंधक सबॉर्डिनेट्स को एप्रिशिएट करके, उनके कार्य की तारीफ़ करके मोटिवेट लगातार करता है। तो इसलिए व्यवहारात्मक विश्लेषण प्रबंधकों का कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए भी मददगार होते हैं और सबॉर्डिनेट से अच्छा और प्रभावी तरीके से काम लेने में प्रबंधकों को मदद करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस ईजिली, परिवर्तन हर किसी को कष्टदायक लगता है। परिवर्तन को कोई भी सहर्ष स्वीकार नहीं करता कभी भी। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी काम करने के तरीक़ों में कोई बदलाव होता है, तो ज़्यादातर लोग उसका विरोध करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर प्रबंधक व्यवहार का विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं, तो उनको हर कर्मचारी और अधिकारी की मानसिक स्थिति का पहले ही पता होता है और वो जानकार होते हैं कि किस प्रकार से किसी परिवर्तन को मनवाना है, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना है, किस प्रकार से उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी, काम के नए तरीक़ों के प्रति रुचि पैदा करनी है, उनके एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव करना है। जो गेम प्ले करने वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स या लेग पुलिंग करने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार व्यवहारात्मक विश्लेषण प्रबंधकों का परिवर्तनों को आसानी से लागू करवाने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी व्यवहार का विश्लेषण एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर समूह के नेतृत्व को अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार का विश्लेषण करने का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो समूह के सदस्यों को प्रभावी तरीके से समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर लगाए रखें, प्रेरित करते रहें और उनसे अच्छे तरीके से काम लेते रहें। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स।